हेलो एवरीवन। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर्स की। देखिए प्रीवियस जो वीडियो था इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आपके 1 मार्क क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए थे। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर्स को। मेरे पास जो है एमपी बोर्ड केमिस्ट्री 2025 का सेट बी सेट जो भी है आपके पास, केवल क्वेश्चंस के नंबर चेंज होंगे, क्वेश्चन सेम है सारे सेट्स में, तो आप अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा अपने आंसर्स को। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि आपका जो ये पेपर है क्वेश्चन नंबर 5 तक जो होते हैं वो 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से आपको दिए जाते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो आज का जो वीडियो है क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉर्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमेशा आता है कि आपको IUPAC नेम दे दिए जाते हैं और आपको फार्मूला लिखने के लिए बोला जाता है, या फार्मूलाज दे दिए जाएंगे और में देखिए फार्मूला दिए हुए हैं और आपको नेम लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपको फार्मूला लिखना था, IUPAC नेम उन्होंने दिया हुआ है इसमें। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ये मैं आपको आंसर बता रही हूँ। द फर्स्ट नेम इज पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर दे रहे हैं निकल का 2। तो इसको देखकर आपको फॉर्मूला बनाना था। देखिए पोटेशियम ये काउंटर आयन के फॉर्म में, तो सबसे पहले पोटेशियम का हम K लिख देंगे, सो इट इज़ पोटेशियम। देन टेट्रा, जैसे ही नंबर स्टार्ट करते होता है आपने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करना है। टेट्रासाइनिडो निकलेट, निकल यहाँ पर सेंट्रल मेटल है तो Ni लिख देंगे। टेट्रासाइनिडो मतलब 4 हैं, साइनाइड ग्रुप है तो आपने लिखना है Cn और 4 टाइम्स हो गया, मतलब साइनाइड 4 साइनाइड्स हैं, इस हिसाब से निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आ रहा है, लेकिन आपने कितना लाना है 2 लाना है। तो यहाँ क्या करेंगे, काउंटर आयंस के नंबर आप बढ़ा देंगे, 2 कर देंगे। तो साइनाइड्स के कारण 4 प्लस चार्जेस आते हैं, लेकिन 2 पोटेशियम आयंस के कारण इस पर आएगा +2 चार्ज। सो K2NiCN का 4 टाइम। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट। नाउ द सेकेंड आंसर, सेकेंड कंपाउंड के लिए क्या आंसर होना चाहिए। सेकेंड कंपाउंड वो दे रहे हैं पेंटाएमाइन, पेंटा मतलब नंबर स्टार्ट हो गया तो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। पेंटाएमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट, कोबाल्ट यहाँ पर सेंट्रल मेटल है तो चलिए CO हमने लिखा सबसे पहले। अब सारे लिगैंड्स लिख दीजिए, 2 लिगैंड्स हैं यहाँ पर, एमाइन और कार्बोनेट। कितने हैं एमाइंस, 5 हैं, तो NH3 का 5 टाइम्स। नाउ कार्बोनेटो, कार्बोनेट ग्रुप लगाना है, कार्बोनेट ग्रुप होता है CO3, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। कोबाल्ट 3 क्लोराइड, क्लोराइड यहाँ पर जो है वो काउंटर आयन के फॉर्म में। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अकॉर्डिंग 3 आना चाहिए। तो देखिए बेटा कार्बोनेट आयंस पर 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं और एक और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा Cl के कारण। 3 नेगेटिव चार्जेस के कारण आपके जो काउंटर आयन जो सेंट्रल मेटल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 3। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द सेकेंड कंपाउंड, दैट इज पेंटाएमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो क्लियर है ये फॉर्मूला, पेंटाएमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो पेंटाएमाइन कार्बोनेट ग्रुप, कोबाल्ट क्लोराइड, एक ही Cl क्यों लिया है, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज इस कार्बोनेट के कारण और 1 पॉजिटिव चार्ज इस Cl के कारण प्रोड्यूस होगा, टोटल हो गए 3 पॉजिटिव चार्जेस, जो कि आपके सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है। चलिए अब इसी के और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके और में जो क्वेश्चन है कि राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब उन्होंने फॉर्मूलाज दिए हुए हैं और आपसे नाम लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो क्या आंसर इस क्वेश्चन के लिए आना चाहिए। फर्स्ट है K2PdCl4, है ना। तो K2 काउंटर आयन है, K के लिए आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट K के कारण आप लिखेंगे पोटेशियम, सो इट इज सिंगल E, इट इज पोटेशियम। नाउ अब क्या लिखेंगे,
4 Cl है, लिगेंड्स का नेम नंबर के साथ स्टार्ट करेंगे, सो इट इज़ पोटेशियम। 4 के लिए हम लिखते हैं टेट्रा, Cl है इसलिए क्लोरिडो, और देखिए पैलेडियम है इसमें, है ना, जो सेंट्रल मेटल है दैट इज़ पैलेडियम, Pd, तो पैलेडियम लिखा मैंने, IUM हटाएंगे और इसकी जगह हम लगा देंगे ATE और फिर लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्यों ऐसा किया, ATE क्यों लगाया, क्योंकि आपका जो कॉम्प्लेक्स है इस एग्जाम्पल में, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एनायन के फॉर्म में है, तो जब भी कॉम्प्लेक्स एनायन के फॉर्म में होता है तो उसकी सेंट्रल मेटल में IUM हटा के ATE लगाया जाता है, तो नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो पैलेडेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आना चाहिए इसका, तो देखिए 4 Cl हैं, 4 नेगेटिव चार्जेस हैं यहाँ पर, 2 को बैलेंस कर दिया पोटेशियम ने, बाकी 2 को बैलेंस करेगा आपका पैलेडियम, मतलब पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 2, ठीक है। सो दिस इज़ द नेम पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो पैलेडेट। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है आफ्टर दिस, सेकेंड जो कंपाउंड है इसका क्या नाम आना चाहिए, तो सेकेंड कंपाउंड इज, सॉरी एक मिनट, अब अच्छे से विजिबल होगा, जो सेकेंड आपका कंपाउंड है दैट इज CrNH3 3 टाइम्स H2O 3 टाइम्स Cl3। अब इसमें देखिए एक चीज़ जो मिस्टेक कह सकते हैं हम कि इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट तो किया है लेकिन एंड नहीं किया है कहीं पर भी, मेरे ख्याल से स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ आना चाहिए, है ना, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन इसमें जो होना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो वो यहाँ होनी चाहिए। तो इसको मानकर यदि हम नेमिंग कर रहे हैं तो इसके हिसाब से नेमिंग करते हैं, और नाम क्या आएगा वो हम इसके लिए बताते हैं। तो इसका नाम आएगा बेटा पेंटा एमाइन, है ना, सॉरी नॉट पेंटा, इट इज़ ट्राई एमाइन और ट्राई एक्वा। एमाइन पहले लिखेंगे क्योंकि एम पहले आता है, क्यू बाद में आता है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे फिर इसका नाम लिखेंगे, तो नाम आएगा ट्राई एमाइन, फिर क्या है ट्राई एक्वा, ठीक है। ये हो गए दोनों नाम, दोनों लिगेंड्स के नाम हो गए। नाउ इट इज क्रोमियम, CHRO क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं अभी क्या आएगा, और बाद में है क्लोराइड। देखिए हिंदी में भी वही मिस्टेक है, इन्होंने आगे पेपर में लिखा हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश में, यदि हिंदी और इंग्लिश वर्जन में, है ना, जो हिंदी वर्जन है किसी भी क्वेश्चन का वो फाइनल क्वेश्चन के फॉर्म में ट्रीट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ना हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में ही ये जो फॉर्मूला दिया है वो सेम दिया हुआ है। इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट तो किया है लेकिन एंड नहीं किया हुआ है, तो मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर और ये नाम लिखा हुआ है दैट इज़ ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम क्लोराइड। क्लोराइड पर ये दोनों न्यूट्रल लिगैंड्स हैं, तो जो भी चार्ज आएगा Cl के कारण आएगा। 3 Cl है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगा, तो क्रोमियम के बाद हम लिखेंगे 3। सो इट इज़ ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, दिस इज़ द नेम ऑफ योर कंपाउंड। यदि आप स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगाते हैं तो नाम बनेगा, मान लीजिए इसको पूरा ही स्क्वायर ब्रैकेट में ले लें हम, तो नाम बनेगा, इतना नाम तो सेम रहेगा, ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा, अगेन ये भी क्योंकि अंदर आ गया तो लिगैंड बन जाएगा, ट्राई क्लोरिडो, सेम क्रोमियम 3, बस, लेकिन आप पीछे क्लोराइड नहीं लिखेंगे। तो क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट इन्होंने एंड नहीं किया है तो दोनों ही जो फॉर्म है वो सही माने जाने चाहिए। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ इमेजिन करके ये नाम बनाया हुआ है, आप यदि यहाँ मानकर भी लिखते हैं तो भी वो करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट्स फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो आपको एक तरीके से ये जो इक्वेशन है इसको कंप्लीट करना था, तो देख लेते हैं कौन सी रिएक्शंस हैं जो
गिवन है और जिनको कंप्लीट करना था। चलिए, तो फर्स्ट है ये हेक्सागोनल रिंग पर OH ग्रुप लगा हुआ है, मतलब अल्कोहल है ये, और इसका SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। प्रोडक्ट पूछा जा रहा है क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट बेटा इसमें बनेगा, ये हेलो एल्कीन्स बनाने का मेथड है। तो इसमें जो OH ग्रुप है वो सब्सटीट्यूट होगा Cl के थ्रू, सो इट विल बी क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बनेगा, और साथ में बनेगी SO2 गैस, और साथ में बनेगा HCl। सो दिस इज़ द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। तो साइक्लोहेक्सेनॉल से बनेगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन प्लस SO2 प्लस HCl। अगला जो हमारा इक्वेशन है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है और एक साइड चेन है इथाइल ग्रुप की। ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट या UV लाइट। तो जब भी आप ब्रोमिनेशन कराएंगे इस टाइप से, यदि साइड चेन है बेंजीन रिंग में, तो साइड चेन का ब्रोमिनेशन होगा, और उसमें भी उस कार्बन का, प्राइमरी कार्बन छोड़ के जो सेकेंडरी कार्बन है 2 डिग्री कार्बन है, इसका ब्रोमिनेशन होगा। सो यू विल गेट, है ना, ये रिएक्शन जो होगी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है NO2, और जो ब्रोमिनेशन करवाएंगे वो हम कराएंगे CH2 है यहाँ पर, ये हो जाएगा CH3 एज इट इज़, और यहाँ पर एक Br ग्रुप अटैच हो जाएगा, साथ में बनेगा HBr। तो मेन प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, साइड चेन का ब्रोमिनेशन होगा, साथ में बनेगा HBr। सो दिस इज़ द आंसर। लिख कर आए हैं इस टाइप से आंसर, चेक कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी नॉट क्वेश्चन नंबर 8, और में ना इसी क्वेश्चन का जो और है, और देख लेते हैं। और का जो क्वेश्चन है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मोनो हेलो प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। अगेन मोनो हेलो प्रोडक्ट्स ही ये पूछ रहे हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन उन्होंने इसमें भी, और में भी सेम टाइप का ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए। साइक्लोहेक्सीन का रिएक्शन करवा रहे हैं ये ब्रोमीन से, अगेन ब्रोमिनेशन रिएक्शन है ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, नॉट एडिशन। UV लाइट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन वो बता रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होकर जो प्रोडक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड का पोजीशन एज इट इज़, और यहाँ का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके यहाँ लगेगा Br, साथ में बनेगा HBr। सो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7 का जो और है। एंड नाउ द सेकेंड इक्वेशन, CH3 CH2 Br प्लस NaI गिव्स, ये एक्सचेंज रिएक्शन या फिंकलस्टीन रिएक्शन का इक्वेशन है बेटा, जिसके थ्रू आयोडाइड्स बनाए जाते हैं। तो इनमें जो हैलोजन एटम्स है ना, उनका एक्सचेंज होगा, I इधर आ जाएगा और Br Na के साथ चला जाएगा। सो यू विल गेट द प्रोडक्ट CH3 CH2, और Br की जगह आपने लिखना है I, और प्लस NaI की जगह आपने लिखना है NaBr। तो दिस इज़ द कंप्लीट इक्वेशन फॉर दिस सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। इजी था ये पार्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, टोटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल से ये क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ एनी 4 मेन सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के कोई 4 मेन सोर्सेस आपको बताने थे, और कुछ सोर्सेस तो कॉमन है सारे ही विटामिन्स के लिए, जैसे कि मिल्क है, बटर है, तो मिल्क हो गया सोर्स, और हो गया बटर, ठीक है, और हो गया एग, और क्या हो गया इसके अलावा कैरेट। सो दीज आर द सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। 4 सोर्सेस आपको लिखना थे, ये 4 सोर्सेस मैंने लिख दिए हैं। और में जो क्वेश्चन है कि राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 चीफ सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। चीफ सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ये। तो प्रोटीन किस किस में मिलता है आपको मालूम है, जो प्रोटीन है ऊपर के 3 तो यही के यही आ जाएंगे। चलिए कुछ चेंज करके लिखते हैं, फिश है ना, मिल्क, और क्या है, पल्सेस, दालों में होता है प्रोटीन आपको मालूम है, पल्सेस। एक और लिख दें, एग लिख दें, एग, मीट ना, इसमें से जो भी आप लिख कर आए हैं। सो यू कैन, फिश, मिल्क, पल्सेस, एग, मीट, दीज आर द सोर्सेस ऑफ
You can write soybean also. So these are the chief sources of protein. Now next is question number 9. Definition देना था आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है ये. राइट द डेफिनेशन ऑफ करोजन. सो करोजन का डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन. आंसर लिख कर बताऊँ? चलिए, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताते नहीं हो. तो चलो आंसर लिख के बता देती हूँ ना. करोजन का जो डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ, दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. एंड द करोजन को हम डिफाइन कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन, है ना. स्लो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है, स्लो डिस्ट्रक्शन of a metal on exposure to air or environment or any chemical reagent. is called corrosion. और एग्जाम्पल corrosion का Fe में क्या होती है? रस्टिंग. तो रस्टिंग इन Fe इज़ द एग्जाम्पल ऑफ करोजन. तो ऑन एक्सपोजर इन एयर आयरन गेट रस्टेड एंड इट इज़ कोटेड विथ, द सरफेस ऑफ आयरन इज कोटेड विथ reddish brown layer, and this reddish brown layer is called rust, है ना. अब देखो डेफिनेशन ही देना था, बट ठीक है, जिस यदि एग्जाम्पल ये लिख दिया हो तो रस्टिंग इन आयरन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन. सो ड्यूरिंग द रस्टिंग व्हेन आयरन एक्सपोज्ड इन एयर, द सरफेस ऑफ आयरन is coated with reddish brown layer which is called rust. ठीक है. So this is the answer for question number 9. Now the next question number 9 के और में क्या पूछा हुआ है? राइट द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये प्री बोर्ड में से पूछा गया क्वेश्चन है ये. तो और ले लेते हैं अपन और इसमें लिखते हैं फर्स्ट, आंसर है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे फॉर इलेक्ट्रोलिसिस. हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस के 2 लॉज दिए थे फैराडे ने, तो उसी में से ये एक लॉ है. क्या बोलता है ये लॉ? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, देखो बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस is directly proportional to the quantity of charge या quantity of electricity, proportional to the electricity or quantity of electricity passed. ठीक है. तो this first law give relation between the amount of charge and amount of substance deposited on electrode. तो if आगे लिखना था, if deposited amount है ना of any substance on electrode is denoted as W, then W is proportional to Q. अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हुआ? चार्ज के बराबर हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ. या और क्या बोल सकते हो? W इज़ प्रोपोर्शनल टू Q. क्या होता है? IT होता है, करंट इनटू टाइम होता है. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लें अपन,
तो W इक्वल्स टू आएगा, W इक्वल्स टू आएगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ लेते हैं Z, तो ये हो जाएगा ZIT, है ना। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पर क्या है, W इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, देन I is the current in ampere, T is the time in second, and Z is what? Z is electrochemical equivalent, है ना। ये कांस्टेंट है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि राइट व्हाट आर द एलिमेंट्री रिएक्शंस। सो दोज रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप, है ना। सिंगल स्टेप रिएक्शंस जो होती हैं उनको बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शंस। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना। तो H2 + I2 गिव्स 2HI, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। ये एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है ये रिएक्शन। अब इसी के जो और में पूछा हुआ है कि what are complex reactions। complex reactions just इसका अपोजिट, those reactions which are completed in 2 or more steps या in many steps are called complex reaction। so those reactions which occurs in many steps या which are completed in many steps are called complex reactions। और इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताऊँ तो oxidation of C2H6 into CO2 and H2O, it is the example of complex reaction। complex reaction के और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, जैसे thermal decomposition of N2O5, this is also the example of complex reaction। तो आई होप ये मीनिंग आपने लिखा होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 11 है कि राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। देखिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमारी जो डी मेटल्स है ना, डी ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है तो इन एटम्स के बीच में कुछ खाली जगह होती है जिनको वॉइड्स बोला जाता है। उन वॉइड्स में, उन खाली जगह में कुछ स्मॉल एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये ट्रैप हो जाते हैं। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन ट्रैप्ड फॉर्म में रहते हैं, उनको बोला जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो इनके आपको कोई दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने थे। अब मैं आपको यदि एग्जांपल बताऊं तो आप वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक बता दोगे। तो जैसे स्टील है, स्टील इज़ द एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कास्ट आयरन है, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो एग्जांपल यहाँ बता दूँ, एग्जांपल है स्टील, ठीक है, स्टील, और क्या आ गया, कास्ट आयरन। अब इससे दो कैरेक्टरिस्टिक तो वैसे ही बता सकते हो आप, क्या बनेंगे दो कैरेक्टरिस्टिक, ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं था, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया। टू कैरेक्टरिस्टिक्स यदि बात करूँ तो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनके, है ना। ये मेटल्स जो हैं, ये कंपाउंड्स जो हैं, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होंगे। दूसरा कैसे होते हैं, ये हार्ड होते हैं, तो हार्डनेस इनका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और क्या बोलूँ, केमिकली इनर्ट होते हैं, जनरली केमिकल से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें से कोई भी दो कैरेक्टर आपको लिखने थे इसमें। और मैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी के कि राइट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यूजेस आपको लिखने थे इसमें, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के दो यूजेस लिखने थे, ओवरऑल दो यूजेस लिखने थे। बेटा आपको मालूम है डी मेटल्स जो हैं दे एक्ट एज वेरी गुड दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, है ना, इन मैनी रिएक्शंस। तो दो यूजेस यदि लिखना हो तो एक अपन डी का बता देते हैं, एक एफ का बता देते हैं। तो पहले डी का बात करते हैं कि जो डी मेटल्स हैं, डी एलिमेंट्स जो हैं, these are used as catalyst। this is for question number 11 और, है ना। तो डी एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन मैनी रिएक्शंस। एक रिएक्शन यदि बोलूँ कि जो प्लैटिनम है या निकल है या पैलेडियम है, these are used in हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन एज अ कैटलिस्ट, है ना। और सेकेंड, इसी का यदि सेकेंड यूज़ बोलूँ तो दे आर यूज टू मेक डिफरेंट एलॉयज़, लाइक क्या एलॉयज़ हैं, ब्रास है और ब्रॉन्ज है, स्टील अभी बात किया हमने, जो कि बहुत यूज़फुल एलॉयज़ हैं जो कि डी मेटल्स के बनाए जाते हैं।
अब F के लिए यदि बात करूँ, F एलिमेंट्स की कोई 2 ही लिखने थे तो एक D का लिख देते, एक F का लिख देते। तो F का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, मिश मेटल, याद आया। सो इन द फॉर्म ऑफ मिश मेटल जो F एलिमेंट्स हैं, दीज आर यूज टू मेक बुलेट्स एंड बुलेट शेल्स एंड लाइटर फ्लिंट्स, है ना, ये पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। और क्या बोलें, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ यदि बोलें कि जो थोरियम है या हमारा जो यूरेनियम है, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव है। सो दीज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। तो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी F ब्लॉक एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो इसमें से कोई भी 2 यूजेस आपको लिखने थे, D और F दोनों के लिखने थे, तो एक D का और एक F का लिख देते आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, जो थोड़ा नया सा क्वेश्चन है शायद स्टेट बोर्ड के लिए, वो ये वाला क्वेश्चन है कि राइट होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स विद एन एग्जाम्पल, या ये नहीं लिखना है आपको, तो राइट हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स विद एन एग्जाम्पल। बेटा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ये क्वेश्चन था, और क्या होते हैं होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए होमो है ना, होमो स्टैंड फॉर सेम या इक्वल। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सारे लिगैंड सेम होते हैं, सेम टाइप ऑफ लिगैंड, सेम टाइप ऑफ लिगैंड इज बॉन्डेड विद द central metal if in a complex same type of ligands are bonded with central metal, है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। होमोलैप्टिक के लिए बता रही हूँ, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इफ सेम टाइप ऑफ लिगैंड, अब शॉर्ट में लिख रही हूँ ना, सेम टाइप ऑफ, या वन टाइप लिख सकते हो आप, सेम और वन टाइप ऑफ लिगैंड बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल, देन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे कि एग्जाम्पल, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है K4 FeCN का 6 टाइम। तो देखो लिगैंड 6 लिगैंड्स हैं, लेकिन सारे लिगैंड्स क्या है, CN ही है। ऑल 6 लिगैंड्स आर CN, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब इसी के और में जो उन्होंने दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 12 का, और उन्होंने पूछा था हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स विथ एग्जाम्पल। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब चलो हेट्रोलैप्टिक में क्या लिखोगे, इसी का जस्ट अपोजिट लिखना है, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो 2 or more than, sorry, when different type of, not 2, सीधा से लिखें, when different type of ligands are bonded to central metal, CM, then it is called hetero। hetero का मतलब ही होता है डिफरेंट। तो जब कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट टाइप के लिगैंड्स सेंट्रल मेटल से अटैच्ड होंगे, 2 और मोर टाइप के लिगैंड्स सेंट्रल मेटल से अटैच होंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल ये देखो, आपके जो पेपर है ना, इसी में एग्जाम्पल्स थे, इन्हीं में से ये उठा के लिख देना था। ये दिख रहे हैं आप, ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ये लिगैंड है, Cl एक ही टाइप का लिगैंड है। अब इसमें देखिए, ये एक लिगैंड हो गया, ये दूसरा टाइप का लिगैंड हो गया, ठीक है। तो इसमें से ही आप एग्जाम्पल उठा के लिख सकते थे। तो एग्जाम्पल हम लिखते हैं इसका, एग्जाम्पल चलो मन से बना लेते हैं, CO NH3 का 4 टाइम, Cl2, और मैंने बाहर भी लगा दिया काउंटर आयन Cl। तो देखिए इसमें 2 टाइप के लिगैंड्स हैं, आप और भी बढ़ा सकते हैं। तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर है ये। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, राइट एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन और मिथाइलिन क्लोराइड फॉर ह्यूमंस, है ना। डाइक्लोरोमीथेन मतलब आपको इफेक्ट लिखने थे CH2Cl2 के। देखो ये क्वेश्चन है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन से, सारा इतना इंपॉर्टेंट छोड़ के उन्होंने क्या दिया हुआ है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, है ना। बट ठीक है, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, देखो बेटा बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स तो सारे ही जो पॉली हेलो एल्केन्स है ना, उनके ऑलमोस्ट सेम ही है। कुछ ही ऐसे स्पेसिफिक इफेक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। तो
फिर भी देख लेते हैं। तो 3 हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पर लिखने थे। सो दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। बट इस साल जो पेपर बनाया स्टेट बोर्ड ने, उसने ये बता दिया है कि आपको इंट्रोडक्शन से लेके यूजर्स से लेकर सारी चीज़ें पढ़नी है अच्छे से, है ना। अब कोई भी पार्ट आप स्किप नहीं कर सकते हैं और स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पढ़नी है आपने। आप भले ही स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हैं, आपने एनसीईआरटी का बुक अच्छे से पढ़ना है, इंट्रोडक्शन से लेकर यूजर्स तक। चलो देख लेते हैं। डाइक्लोरोमीथेन का आपको इफ़ेक्ट्स लिखना था। CH2Cl2 के ह्यूमन बीइंग पर पड़ने वाले 3 इफ़ेक्ट्स लिखने थे। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ही हैं। तो फर्स्ट क्या है ये, इट डैमेज द नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, है ना। तो सबसे पहला हार्मफुल इफ़ेक्ट तो यही है कि ये हमारे, एक्चुअली ये क्या है, ये सारे जितने भी पॉलीहेलोअल्केन्स है ना, ये ना कहीं एज अ पेंट, एज अ सॉल्वेंट, एज अ कूलिंग एजेंट ये यूज़ होते हैं और ये वेपर के फॉर्म में हम इनहेल होते हैं और फिर हमारे CNS को नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा ये अफेक्ट करता है हमारे, इट अफेक्ट द हियरिंग, सुनने की हमारी जो कैपेसिटी है और जो विजन है उसको अफेक्ट करता है। सो इट अफेक्ट हियरिंग एंड विजन इन ह्यूमन बींग्स। थर्ड हार्मफुल इफेक्ट जो बताऊं कि इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस ऑल्सो। तो क्या होता है ये जो है ना, इसकी जो वेपर्स हैं ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कॉर्निया को बर्न कर देती है, तो उसके कारण ह्यूमन बींग्स में ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट, 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ योर CH2Cl2. डैमेज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सेकेंड इट अफेक्ट द hearing and vision in human beings, and third it can cause blindness and it is due to the burning of cornea. So these are the harmful effect of CH2Cl2. Now next is इसी के और में जो अगला था कि 3 इफेक्ट्स लिखने थे, एंड दैट इज ऑफ टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ह्यूमंस पर लिखने थे आपको। तो चलिए, और में CCl4 के आपको 3 इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स लिखना था। अगेन सबसे पहला तो इरिटेशन इन आइज़, यदि ये आइज़ के कांटेक्ट में आता है तो इरिटेशन कॉज करता है। सेकेंड है इट कैन कॉज नॉजिया, वॉमिटिंग एंड डिजीनेस, इसी में लिख देते हैं डिजीनेस। सो दीज आर द, अब इसको थर्ड में डाल दो यार, डिजीनेस। ठीक है, सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट, दीज आर द इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स एक्चुअली ऑफ CCl4 ऑन ह्यूमन बींग्स। क्लियर है? एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, एंड क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट इज़ डायजोटाइजेशन। ये एक्सपेक्टेड टॉपिक था। हाँ, ये एक एडिशन किया है उन्होंने साथ में। अभी तक केवल डायजोटाइजेशन पूछा जाता था इक्वेशन के साथ में, वो पूछा है उन्होंने, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर डायजोटाइजेशन। लेकिन साथ में क्या पूछ रहे हैं, वो एक क्वेश्चन उन्होंने और डाला हुआ है कि वाई डायजोनियम सॉल्ट इज़ जनरली नॉट स्टोर्ड, है ना, स्टोर नहीं किया जाता है। तो रीज़न देना है आपको, तो आपको डिफाइन करना है, रीज़न देना है और इक्वेशन देनी है। 3 मार्क के लिए है, मतलब 1 मार्क मान लो आप तीनों पोर्शन के लिए। तो चलिए, सबसे पहले क्या होता है डायजोटाइजेशन, डायजोनियम सॉल्ट्स बनाना, है ना। डायजोनियम सॉल्ट्स बनाने का जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, उसी को हम डायजोटाइजेशन बोलते हैं। तो चलो, ये आंसर है डायजोटाइजेशन के लिए। क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ, पहले बता रहे हैं व्हाट इज़ डायजोटाइजेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट्स, डायजोनियम सॉल्ट्स कैसे बनाओगे, बाय द रिएक्शन ऑफ aniline
और क्या लिख सकते हो, इसकी जगह हो सकता है आपने लिखा हो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, है ना, जो कि एनिलिन है, मतलब common example aniline. So formation of diazonium salts by the reaction of aniline या primary aromatic amine with HNO2, nitrous acid and HCl at very low temperature. भाई इस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है लो टेम्परेचर। चलो अब क्यों नहीं बनाए जाते हैं, क्यों नहीं स्टोर किए जाते हैं, सॉरी बनाए तो जाते हैं, वाई डायजोनियम सॉल्ट इज़ जनरली नॉट स्टोर्ड। तो रीज़न इसी में है कि डायजोनियम सॉल्ट्स नॉट स्टोर्ड बिकॉज सीधा आंसर लिख रही हूँ, बिकॉज दीज सॉल्ट्स डीकम्पोज एंड लिबरेट N2 गैस। तो स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि अनस्टेबल होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर, और ये जल्दी से डीकम्पोज होके नाइट्रोजन गैस रिलीज़ कर देते हैं। तो यदि आपको स्टोर करना है तो बहुत लो टेम्परेचर पर इनको स्टोर करके रखा जाता है, तो इसलिए जनरली इनको स्टोर नहीं करते, जब ज़रूरत होता है तभी इसको बनाया जाता है। तो चलिए अब इसका जो थर्ड पार्ट था ना कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर डायजोटाइजेशन, तो केमिकल इक्वेशन दे देते हैं अपन। सो इक्वेशन, अब इक्वेशन क्या लेना है, एनिलिन लेना है, ये यही मिल गया डेफिनेशन में हमको। तो जब भी बेंजीन रिंग आए ना, C6H5 लिखने की बजाय आप बेंजीन रिंग बनाइए, NH2 लगाइए, और इसका रिएक्शन आपने कराया HNO2 के साथ में और HCl के साथ में। ये देखो ये लिखा है आपने डेफिनेशन में। चलिए रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, डायजोनियम सॉल्ट बनाना है, C6H5 N2Cl, और साथ में क्या बनेगा, ये प्लस ये माइनस, और साथ में बनेगा यहाँ पर 2H2। सो दिस इज़ योर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, है ना, मैंने शॉर्ट लिखा है BDC सॉल्ट, दैट इज़ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। तो ये हो गया हमारा केमिकल। हाँ यहाँ लिखेंगे लो टेम्परेचर, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस या टेम्परेचर रखते हैं जब ये रिएक्शन कराई जाती है, क्योंकि ये जो सॉल्ट होता है ये अनस्टेबल होता है। यदि आप रूम टेम्परेचर पर कराओगे ये डीकम्पोज होके ये जो नाइट्रोजन गैस है ना ये रिलीज़ कर देगा इसमें से, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के और का जो क्वेश्चन है हॉफमैन ब्रोमाइड, व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, है ना, वाई इन दिस रिएक्शन अमाइन कंटेन्स 1 कार्बन लेस देन दैट प्रेजेंट इन द एमाइड, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर इट। इसमें भी उन्होंने एक क्वेश्चन ऐड कर दिया, ये एक्सपेक्टेड था ये रिएक्शन भी, ये हमारे जो प्री बोर्ड का पेपर था उसी में से आया हुआ ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक मतलब उसी में से, उसमें भी था ये टॉपिक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 और का ये आंसर है। क्या बताना है आपने इसमें, आपने बनाना है सबसे पहले हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बतानी है आपने, व्हाट इज पूछ रहे हैं वो। तो क्या बोलोगे कि व्हेन एसिड अमाइन, इट इज़ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइंस बनाने का ये मेथड है, एंड इन दिस रिएक्शन amide react with bromine and alkali, it gives primary amine which contain 1 carbon less than the amide। why अपन बताते हैं अभी आगे। तो क्या हो ये रिएक्शन, सो when acid amide react with bromine water and in the presence of alkali, any alkali, strong alkali, you will get 1 degree amine प्लस KBr प्लस K2CO3, NaOH लोगे तो Na2CO3 प्लस 2H2। ये तो व्हाट इज़ हो गया है ना, केमिकल इक्वेशन पहले दे देती हूँ फिर वो रीज़न का आंसर लिखेंगे अपन। तो एक एसिड एमाइड अपन लेते हैं CH3CO NH2 लगाया प्लस Br2 प्लस KOH, चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट बनेगा प्राइमरी अमाइन, 2 कार्बन थे यहाँ पे देखिए,
यहाँ पर एक कार्बन वाला अमाइन बना है, ये कहाँ जाएगा, ये डी कार्बोक्सिलेशन के कारण कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो प्लस यू विल गेट 2 KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O, यहाँ कर दीजिए 4। सो द अमाइन विच इज़ फॉर्म्ड, दिस इज़ 1 डिग्री अमाइन और नाम है मिथेनामाइन। इट इज नेम्ड इज मिथेनामाइन which contain 1 carbon less as compared to acid amide. It is ethenamide, है ना, ये एसिड एमाइड है। और कौन सा एसिड एमाइड है, नाम है इसका इथेनामाइड। सो इट कंटेन 2 कार्बन बट द प्रोडक्ट कंटेन 1 कार्बन लेस। इट इज़ ड्यू टू द डी कार्बोक्सिलेशन। तो ड्यू टू द डी कार्बोक्सिलेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। So 1 carbon is removed from the reactant and this is converted into the carbonate. So that's why the product contain 1 carbon less. Now next is question number 15 is write any 3 conclusions or characteristics of molecularity of reaction. मॉलिक्युलैरिटी के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर लिखने थे। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये 3 मार्क्स के लिए। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े हुए हैं मॉलिक्युलैरिटी के, क्या क्या, कोई भी 3 कैरेक्टर जो आपको अच्छे लगते हो, कि इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। यदि ये अच्छा नहीं लग रहा है तो द वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलैरिटी इज़ ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। और क्या लिख सकते हैं, it is related to a specific step of reaction, it is not related with the entire reaction. It can be determined, yes it is theoretical concept, it can be determined from the balanced equation. So for an elementary reaction you can determine molecularity of reaction from the balanced equation. ठीक है, तो ऐसे कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ लिखने थे ना। और में जो क्वेश्चन है कि राइट एनी 3 कंक्लूजन्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मॉलिक्युलैरिटी नहीं लिखना है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख दीजिए। तो मॉलिक्युलैरिटी के जो पॉइंट्स हैं, डिफरेंस में आपने पॉइंट्स पढ़े होंगे, तो वही 3 कंक्लूजन्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ लिख सकते थे कि इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ कैन बी ज़ीरो, कैन बी नेगेटिव, कैन बी फ्रैक्शनल, है ना। और ये जो होता है वो रिलेटेड टू एंटायर रिएक्शन होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ रिलेटेड टू द एंटायर रिएक्शन, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, है ना। और तो हो गई ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दीज आर द, आप इसमें व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते थे कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में। सो इट इज़ द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट्स whose concentration get changed during the reaction. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि राइट वाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, है ना। जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बहुत हाई क्यों होती है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स को यदि आपको एटम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो इट इज़ ड्यू टू द, एक सिंपल सा रीज़न लिखना था आपको, इट इज़ ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं ना, उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, और इसके कारण क्यों होते हैं, इसके कारण इनका जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है ना वो हायर है। तो मेन रीज़न जो है वो है स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स। बट क्यों होते हैं स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि इनके पास होते हैं, फर्स्ट दे हैव हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फर्स्ट रीज़न है स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड क्यों होता है, तो इट इज़ ड्यू टू द हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और सेकेंड रीज़न है लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके पास ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और दूसरा कि जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी
इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी हाई होता है, और इसी के कारण इनके एटम्स के बीच में, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स में था तो केवल इतना सा लिख के हम छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए आगे ये 2 रीज़न देने थे कि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड भाई क्यों होता है, तो उसके पीछे रीज़न ये। तो इसी के कारण इनको एटम में यदि हमको कन्वर्ट करना होता है तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको यहाँ पर देनी पड़ती है। अब और में जो क्वेश्चन था ये एकदम टोटली CBSE टाइप का क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। तो अब जो पैटर्न धीरे धीरे हमारा स्टेट बोर्ड फॉलो कर रहा है वो CBSE पैटर्न फॉलो करने की तरफ जा रहा है। तो आपको तैयारी अब उस तरीके से करनी है, आपको नहीं, नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स आएंगे उन लोगों को इस तरीके से तैयारी स्टार्ट करनी है। तो चलिए और का जो क्वेश्चन देख लेते हैं कि राइट वाई, रीज़न देना था आपको, Cr+2 आयंस आर रिड्यूसिंग एंड Mn+3 आयंस ऑक्सीडाइजिंग आयंस हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, जबकि दोनों के पास व्हेन बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन, Cr+2 का कॉन्फ़िगरेशन भी D4 का होता है और Mn+3 में भी D4 कॉन्फ़िगरेशन होता है, बट देखिए नेचर बिल्कुल अपोजिट है, एक रिड्यूसिंग नेचर का है और दूसरा आयन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। तो वाई, वो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों का सेम है, दोनों के पास D में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो भाई ऐसा क्या है कि एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है और एक रिड्यूसिंग नेचर का है। तो चलिए रीज़न देख लेते हैं। तो दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16 का। और तो क्या बोल रहे हैं वो कि Cr2+ आयंस जो हैं दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, जबकि जो Mn3+ आयन हैं या कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है, दे हैव ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब रिड्यूसिंग नेचर मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनर जैसा एक्ट करेगा ये, और ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा ये। तो क्यों ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के पीछे पड़ा हुआ है और ये क्यों एक इलेक्ट्रॉन देने के पीछे पड़ा हुआ है, किसी और को रिड्यूस करने के पीछे पड़ा हुआ है। तो चलो देख लेते हैं, दोनों केस बात करते हैं। फर्स्ट, इन केस ऑफ क्रोमियम 2+, है ना, क्रोमियम 2+ में कंडीशन क्या है, D4 वाली कंडीशन है। D4 वाली कंडीशन है, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन और दे देता है तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, D4 से कॉन्फ़िगरेशन D4 से हो जाता है D3, और D3 जो कंडीशन होती है ना बेटा, इसमें जो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें वो हाफ फिल्ड हो जाते हैं, सो T2G का कैसा हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, T2G3 है ना, इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे देता है यदि ये, तो D3 कॉन्फ़िगरेशन आएगा और T2G ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो जाएंगे जो कि मोर स्टेबल होते हैं। तो इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, इसलिए इसका नेचर रिड्यूसिंग होगा। नाउ सो इट डोनेट्स है ना, हमको लिखना था, सो इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एंड सो इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ सेकेंड केस का बात करें, इन केस ऑफ Mn3+, कंडीशन क्या है, D4 की कंडीशन है। तो अब इसमें क्या है, कॉन्फ़िगरेशन, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम D4 to D5, और D5 क्या होगा, हाफ फिल्ड हो जाएंगे, है ना, सारे जो D ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड हो जाएंगे, हाफ फिल्ड D ऑर्बिटल्स एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्योंकि हाफ फिल्ड हो जाएंगे तो ये भी स्टेबल हो जाएंगे, और स्टेबल होने के कारण इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रीज़न है इनके कॉन्फ़िगरेशन का कि एक इलेक्ट्रॉन देकर आपका जो क्रोमियम है वो D3 की कंडीशन एक्वायर करता है, और इसमें जो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाफ फिल्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर बात करें कि D4 का कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर सारे ही जो D ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है, तो वो मोर स्टेबल हो जाता है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो डोनेशन के कारण
इसका नेचर रिड्यूसिंग, और एक्सेप्टेंस के कारण इसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो जाता है। सो आई होप ये रीज़न क्लियर हो गए होंगे आपको। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, 4 मार्क के लिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, 17, 18, 19 एंड 20। जो क्वेश्चन नंबर 17 था वो इन्होंने दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस के फॉर्म में। और बेटा ये अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से ये क्वेश्चन था। फर्स्ट जो इक्वेशन दी हुई है कि ईथर की इन्होंने HBr से रिएक्शन करवाया हुआ है। देखिए HBr का जब भी रिएक्शन होगा ईथर के साथ में, देखिए 2 एल्काइल ग्रुप हैं, एक ऑक्सीजन के इस तरफ है और एक ऑक्सीजन के इस तरफ है। अब इसमें एडिशन कैसे होगा, H का कहाँ पर होगा और Br का कहाँ पर होगा, तो Br जाएगा सिंपल एल्काइल ग्रुप के पास में या स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ में जाएगा, जबकि जो H होगा वो बड़े या कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप के साथ में जाएगा। मतलब ये बॉन्ड क्लीव होगा और ये बॉन्ड क्लीव होगा Br CH3 के साथ और H इस ऑक्सीजन वाले एल्काइल ग्रुप के साथ। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोपेनॉल मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, प्रोपेनॉल मिलेगा और साथ में आपको मिलेगा CH3Br। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, फिनॉल को यदि आप जिंक के साथ हीट करते हैं तो आपको मिलता है बेंजीन। ये 11th में भी पढ़ा है आपने, बेंजीन बनाने की प्रिपरेशन मेथड है ये, और मिलेगा ZnO। सिंपल सा इक्वेशन था ये। नेक्स्ट था वाटर का एडिशन करवाना था हमको प्रोपीन में, अल्कोहल बनाने का मेथड है ये। तो रिएक्शन आएगा CH3 CH, अल्कोहल OH ग्रुप आपने यहाँ ऐड करना था और फिर CH3, तो प्रोपेन 2 ऑल यही बनेगा इस रिएक्शन में। साथ में अगला जो इक्वेशन था कि फिनॉल का नाइट्रेशन करवाया गया था कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की हेल्प से। जब भी कॉन्सेंट्रेटेड लोगे 3 जगह पर NO2 ग्रुप आएगा, मतलब आपको ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हमारा बन गया फिनॉल, और ऑर्थो पोजीशन पर लगा दीजिए NO2 ग्रुप और पैरा पोजीशन पर लगा दीजिए NO2 ग्रुप। तो ये आपका बन गया पिक्रिक एसिड। याद आया है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड कब बनता है, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराते हो। तो इट इज़ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड। ये बना आपका प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल बनेगा। यहाँ पर एडिशन हो जाएगा वाटर का एसिड की प्रेजेंस में। यहाँ पर बेंजीन और ZnO मिलेगा, यहाँ पर प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल और ब्रोमोमीथेन CH3Br। सो दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का ये और वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के फॉर्म में ही है, मतलब आप कहीं से भी बच नहीं सकते हैं कंप्लीट द रिएक्शन से। और ये कंप्लीट द रिएक्शन भी अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से दिया, सेम चैप्टर से है। चलिए आपको सेम चैप्टर से ही देंगे। तो अगेन ईथर दिया हुआ है ये, और ईथर का आप एडिशन, ईथर में एडिशन करा रहे हैं HI का, सेम जैसे HBr के लिए हमने बताया ना, वही यहाँ पर फॉलो होगा। जो हैलोजन एटम है वो सिंपलर एल्काइल ग्रुप के साथ में जाएगा और कॉम्प्लेक्स के साथ में H जाएगा। तो ये बॉन्ड हम क्लीव करेंगे। सो यू विल गेट C2H5, यू विल गेट C2H5I, और यहाँ पर H इसके साथ कंबाइन होगा तो यू विल गेट CH3 प्लस CH3 का 3 टाइम्स C सिंगल बॉन्ड OH। ओके, तो ये आपको मिला आयोडो ईथेन, और ये आपको मिला है मिथाइल प्रोपेनॉल मिला है आपको, या आइसोब्यूटाइल अल्कोहल मिला है आपको। नेक्स्ट CO प्लस 2H2 इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnO एंड Cr2, मतलब ऑक्साइड्स हैं या क्रोमियम और जिंक के। तो इस टाइम पर ये एक्चुअली वाटर गैस का हाइड्रोजिनेशन कराया जाता है। इन्होंने डायरेक्टली ये इक्वेशन दे दिया है, CO प्लस 2H2 कर दिया है यहाँ पर, तो इससे बनता है मिथेनॉल। आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3OH। ठीक है, नेक्स्ट ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं हम, 3Br उन्होंने दे ही दिया है, तो मतलब 3 जगह पर आपको Br ग्रुप अटैच करना है। तो ऑर्थो पोजीशन पर लगा दीजिए
और पैरा पर लगा दीजिए। तो नेम ऑफ कंपाउंड विल बी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा, यस, साथ में बनेगा 3HBr, है, ये भी बाय प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट है डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं। देखो वहाँ कॉन्सेंट्रेटेड से कराया था, इसलिए 3 जगह पर हमने NO2 ग्रुप अटैच किया था। यहाँ पर आपको, यहाँ तो OH आ गया, तो यहाँ पर आपको पैरा पोजीशन पर NO2 लगाना है, बस एक ही जगह, -H2O कर देते हैं। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेगा और स्मॉल अमाउंट में, है ना, स्मॉल अमाउंट में। ये मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि पैरा ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और स्मॉल अमाउंट में आपको मिलेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, है ना, पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये कम अमाउंट में माइनर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सो दीज आर द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 17 का। और देख लीजिए, ऐसे ही बनाकर आए। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 18, एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस विथ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस लिखनी थी और डिस्क्राइब भी करना था आपको रिएक्शंस को। एक्सपेक्टेड रिएक्शंस पूछी हुई हैं आपसे। फर्स्ट है गैटरमैन कोच रिएक्शन, सेकेंड है इटार्ड रिएक्शन। दोनों ही एल्डिहाइड बनाने की मेथड्स है। मेरे चैनल पर इन दोनों ही रिएक्शंस के वीडियो अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर अब मैं वो इक्वेशन नहीं लिख रही हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे उन वीडियोज़ का लिंक शेयर कर दूँगी, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन रिएक्शंस का डिस्क्रिप्शन और इक्वेशन आपको दोनों मिल जाएगा, है ना। और में भी रिएक्शंस ही पूछी गई थी, तो एक्सपेक्टेड चारों ही जो रिएक्शंस पूछी गई हैं वो एक्सपेक्टेड है। और में जो रिएक्शन थी वो थी स्टीफन रिएक्शन, और दूसरी थी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखनी थी, लेकिन असाइलेशन रिएक्शन लिखनी थी, मतलब आपको बेंजीन रिंग पर इंट्रोड्यूस करवाना था CH3CO का। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप करवा सकते थे विथ CH3COCl के साथ में, तो ये ग्रुप बेंजीन रिंग पर ऐड हो जाता। सो दिस इज कॉल्ड असाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इन रिएक्शंस के, इन चारों रिएक्शंस के लिए मैं लिंक आपको दे रही हूँ मेरी वीडियोस का, आप वहाँ पर इन रिएक्शंस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 जो है सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है, डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड उसके बाद है एंड बेस्ड ऑन दिस डिराइव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो पहले डिफाइन करना था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या है डेफिनेशन कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन गेट elevated or get increased as compared to pure solvent. This increase in boiling point of solution is called elevation in boiling point. है ना, ये definition हो गया। And elevation in boiling point is denoted by delta TB. अब इसके बाद जो अगला पार्ट था कि based on this derive a mathematical expression to determine the molar mass of solute। ये मैं आपको बता देती हूँ। वैसे ये एक बार मैंने किसी पेपर को सॉल्व करते समय इसको डिराइव किया है, बट चलिए एक बार और देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हमने डिफाइन कर दिया। अब देख लेते हैं कि मोलर मास डिटरमाइन कैसे करेंगे इससे। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा TB, एंड डेल्टा TB इज TB माइनस TB नॉट। मैं ये सिंबल यूज़ करती हूँ, है ना। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज़ इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस, है ना, माइनस नॉट क्या बता रहा है, प्योर स्टेट को बता रहा है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। सो दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ वी नो दैट, आगे का डेरिवेशन करना है ना, वी नो दैट delta TB is proportional to small m, which is molality. Delta TB equals to proportionality constant is Kb into small m, molality. और delta TB meaning लिखना था, small m is the molality, Kb is the molar elevation boiling point constant. तो Kb और molality को expand कर देते हैं। molality क्या होता है, WB upon MB into WA, it should be in kg, है ना। अब MB कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ,
और एम बी विजिबल है, एम बी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन नीचे क्या आया डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, अरे यार डब्ल्यू ए इट शुड बी इन के जी। एक बार और लिखूँ क्या, यहाँ लिख दे रही हूँ, और एम बी इक्वल्स टू, इसी को एक बार लिख दे रही हूँ ना, के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन में आएगा डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, बट इट शुड बी इन डब्ल्यू ए शुड बी इन के जी, इफ़ इट इज़ इन ग्राम्स मल्टीप्लाई विद 1000। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया जिसके थ्रू आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड कर सकते हैं। इन सब के मीनिंग लिखने थे आपको, डब्ल्यू बी क्या है, एम बी क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, ठीक है। सो दिस इज़ द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बी फॉर सॉल्यूट हम यूज़ करते हैं। तो ये इतना सा आपको डेरिवेशन बताना था, डेफिनेशन लिख के। अच्छा क्वेश्चन था 4 मार्क में, काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन था, यस। और सॉरी इसी के और में जो क्वेश्चन है ना, डिफाइन रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर एंड बेस्ड ऑन दिस डिराइव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को डिफाइन करना था। तो क्या होता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, अगेन वही कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। This decrease in vapor pressure of pure solvent as compared to pure solvent is called relative lowering in vapor pressure। ये डेफिनेशन हो गया। अब इसको आगे डिराइव करना था आपको और आपको बताना था कि मोलर मास कैसे हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो बेटा, ये मेरे पास किसी शायद CBSE में या आपके ही किसी पेपर को मैंने सॉल्व कराया होगा, तब ये मैंने डिराइव किया था। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का MB से क्या रिलेशन है और हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करना था, तो ये डेरिवेशन है उसका। तो आपने लिखना था अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ PA इक्वल्स टू PA नॉट इंटू XA, वेयर PA क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, PA नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इंटू XA इट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बट वी नो दैट XA इक्वल्स टू होता है 1 माइनस XB। तो जब आप XA की जगह 1 माइनस XB लिखोगे ना, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन XB इक्वल्स टू PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। लॉ थोड़ा सा सॉल्व करके बता देती हूँ, ठीक है। वी अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ है ना, ये डेरिवेशन इस पार्ट के लिए, डेफिनेशन तो हो गया, डिराइव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसके लिए डेरिवेशन लिख रहे हैं अपन, डेरिवेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 19 का और रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ PA इक्वल्स टू होता है PA नॉट इंटू XA, ठीक है। बट वी नो दैट XA इक्वल्स टू होगा 1 माइनस XB। अब ये कैसे लाए कि XA प्लस XB इक्वल्स टू 1, तो XA इक्वल्स टू क्या हो गया 1 माइनस XB। नाउ इसमें वैल्यू पुट कर दें तो PA इक्वल्स टू, ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 में XA का वैल्यू हमने पुट किया तो ये बना PA इक्वल्स टू PA नॉट इंटू 1 माइनस XB। तो ये बन जाएगा PA इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो PA नॉट का तो इट विल बिकम PA नॉट माइनस PA नॉट इंटू XB, ठीक है। साइड चेंज कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा PA नॉट इंटू XB इक्वल्स टू, इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा PA नॉट माइनस PA। ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को बताएगा। अब इस PA नॉट को भी इधर ट्रांसफ़र कर देते तो हमारा XB हो जाएगा PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर विच इज़ इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को और कैसे लिख सकते हो, तो इट इज़ NB अपॉन Na प्लस NB इक्वल्स टू ये एज इट इज़ PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। इसको और वेट में यदि हम कन्वर्ट करें तो NB को और क्या लिख सकते हैं, NB इज़ गिवन मास WB अपॉन MB, ठीक है। अब ये Na प्लस NB, क्योंकि सॉल्यूशंस बहुत डाइल्यूट हैं, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन
ये जो होगा Na प्लस Nb, ये एक्चुअली Na के ही बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसके मोल्स नहीं लिखेंगे, तो Nb के तो लिख दिए Wb अपॉन Mb। Na का मीनिंग क्या है अपॉन में, Na होता है Wa अपॉन में Ma, तो Ma ऊपर आ जाएगा। इट इज़ इक्वल्स टू Pa नॉट माइनस Pa अपॉन Pa नॉट, ठीक है ना। क्योंकि ये मोल, इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी इसलिए इसको हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं। तो हम जो लिख रहे हैं Nb अपॉन Na को एक्सपांड करके लिख रहे हैं, ये मिला आप। अब इसमें से क्या है, आप Mb को इधर रहने दीजिए, बाकी सबका साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो जब आप बाकी सबका साइड ट्रांसफ़र करोगे ना, Mb इक्वल्स टू आपको मिलेगा Pa नॉट, एक तो ये उल्टा हो जाएगा, Pa नॉट अपॉन में चला जाएगा Pa नॉट माइनस Pa इंटू Wb इंटू Ma अपॉन Wa। So this is the mathematical expression through which we can calculate the molar mass of solute। तो ये आपको डिराइव करना था, ये आपको डिराइव करना था, ठीक है, क्लियर। और चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो सबसे टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। मतलब आपके केमिस्ट्री के जो 3 आवर्स थे उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज करने के लिए ये 20 नंबर का जो न्यूमेरिकल डाला गया वो इसीलिए रखा गया। बेटा न्यूमेरिकल तो इजी था, कैलकुलेशन में आपको टाइम लगा होगा, आई नो। तो चलिए क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर्स। राइट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड बाय कैलकुलेशन, है ना। ये फैराडे के सेकेंड लॉ पर बेस्ड है, सॉरी फर्स्ट लॉ पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। तो देख लेते हैं क्या कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको पूरे लास्ट मिनट तक बिठा के रखा होगा इस न्यूमेरिकल ने। तो चलिए गिवन क्या क्या है सबसे पहले ये लिख लेते हैं। तो गिवन में सबसे पहले I दिया हुआ है, आपको करंट दिया हुआ है 1.5 एम्पियर का करंट है। सेकंड चीज़ जो आपको दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, स्मॉल t दिया हुआ है, 10 मिनट्स में दिया हुआ है। इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, तो यू विल गेट 600 सेकेंड्स, है ना। टाइम सेकंड में लेना था आपको। अब आपको फॉर्मूला लगाना है Q इक्वल्स टू IT, सॉरी Q इक्वल्स टू IT। तो Q इक्वल्स टू आया 1.5 इंटू 600 एंड यू विल गेट, डेसिमल पॉइंट हटा दे, 9000, एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो 900 कूलम्स आपको मिलेगा। 900 कूलम्स ये टोटल चार्ज आ गया। सिंपल सा वे बता रही हूँ आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो अब यदि रिएक्शन का बात करें, क्या है, CuSO4 का सोल्यूशन है। CuSO4 में कॉपर कैसा होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ में होगा। डिपॉजिट कब होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये डिपॉजिट हो जाएगा। यदि ये 1 मोल आयंस होंगे तो 2 मोल्स आपको इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। मीन्स 2 फैराडे चार्ज लगेगा आपको। 2 फैराडे का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 96,500 कूलम्स लगेगा। तो चलो बस आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन कि F 2 इंटू, आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे, मैं सिंपल फॉर्म में लिख रही हूँ, 2 इंटू 96,500 कूलम्स प्रोड्यूस। कितना कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है, एक कॉपर का मास होता है 63.5 मोल है, इसलिए ग्राम्स में लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 96,500 कूलम्स प्रोड्यूस 63.5 ग्राम कॉपर, है ना। ये जो प्रॉब्लम दी थी उससे हमने ये रिएक्शन के थ्रू ये कॉन्क्लूड किया। सो हाउ मच यू हैव पास्ड ओनली 900 कूलम चार्ज। सो 900 कूलम चार्ज विल डिपॉजिट 65.5 इंटू 900, ये मल्टीप्लाई होते हैं, ये अपॉन में जाता है, अपॉन 2 इंटू 96,500। सो यू विल गेट द आंसर। मैं फाइनली आंसर बता रही हूँ, बट हाँ आपने कैलकुलेट किया होगा बिना कैलकुलेटर के तो काफ़ी टाइम लगा होगा। ये है 0.296 ग्राम कॉपर इज़ डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। एक मैथड ये था, हो सकता है आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया हो, वो भी सही है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड W इक्वल्स टू होता है ZIT। तो इस ZIT से भी आप निकाल सकते थे, W इक्वल्स टू, Z दिया तो नहीं है बट E/F इंटू IT का फॉर्मूला लगा सकते थे। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, अब इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कैसे निकालना था आपको, तो E इक्वल्स टू कॉपर के लिए होता है कॉपर का एटॉमिक मास जो है 63.5
अपॉन वैलेंसी यहाँ पर कितनी है, कॉपर पर कितना चार्ज है 2, तो इससे आपको मिलता इक्विवेलेंट मास। फेराडी की वैल्यू 96,500, आई का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है 1.5 और टाइम आपने कन्वर्ट कर लिया था 600 सेकेंड। तो ऑलमोस्ट वो फार्मूला यही बनता, देख लीजिए आप, यही फार्मूला बन रहा है। तो या तो इस फार्मूले से आपने निकाला होगा तो भी करेक्ट है, और ये एक मेथड था जिसके थ्रू आप ये आंसर निकाल सकते थे। बट भाई कैलकुलेशन ने बहुत टाइम लिया होगा आपका। ये पहली बार ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लगा हुआ है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, इसी के और में इसी टाइप का क्वेश्चन था, तो और में क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, सॉरी, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल्स पर लीटर, ये मोलैरिटी दी हुई है एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड इज कंडक्टिविटी दी है 4.95 इंटू 10 टू द पावर -5 सिमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट डिसोशिएशन कांस्टेंट इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज 390.5, है ना, ये दिया हुआ है आपको। के अल्फा डिसोशिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना था। डिसोशिएशन कांस्टेंट होता है बेटा के अल्फा, आपको कैलकुलेट करना था। तो भाई के अल्फा एक ही चीज़ पूछी है, लेकिन इस एक चीज़ को पूछ के उन्होंने आपसे क्या किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें पूछ ली। तो चलो देख लेते हैं कैसे आप फाइंड करेंगे इसको। तो चलो, व्हाट इज़ गिवन, क्वेश्चन नंबर 20 का और का आंसर गिवन क्या क्या है। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ गिवन लिख लोगे ना, आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो गिवन है मोलैरिटी दैट इज़ 0.00, कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, 1028, है ना, मोलैरिटी दे दी उन्होंने। देन क्या दिया हुआ है, कंडक्टिविटी दी हुई है, कप्पा दिया हुआ है, कप्पा कितना है 4.95 इंटू 10 टू दी पावर -5, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना, हाँ लैम्डा एम दिया हुआ है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज़ 390.5, है ना। 3 इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी है, आपको फाइंड क्या करना है, के अल्फ़ा आपको फाइंड करना है। भाई के अल्फ़ा फाइंड करने के लिए पहले अल्फ़ा फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले, और अल्फ़ा के लिए मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम फाइंड करते हैं पहले लैम्डा एम। तो लैम्डा एम ये पहला फाइंडिंग है। तो लैम्डा एम इक्वल्स टू, हम फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। कप्पा की वैल्यू है, ये लिखी हुई है यहाँ पे 4.95 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी ये दी हुई है, दैट इज़, इसको ऐसा लिख लूँ क्या, 1028 इंटू 10 टू द पावर -6, है ना, मैंने डेसिमल पॉइंट पूरा हटा दिया, 10 टू द पावर -6 कर दिया। आपके पास जो भी कैलकुलेशन में इसमें बहुत टाइम लगा होगा बेटा, आई नो। तो लैम्डा एम आपके पास आया है 48, मैंने तो ये कैलकुलेटर से कर लिया, तो 48.15, है ना। अब अल्फ़ा कैसे निकालोगे, तो ये जो लैम्डा एम आपने कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाय लैम्डा एम, तो ये लिखा हमने एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, तो ये 48.15 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू आपको दी हुई है 390.5। आंसर इसका आपको मिलेगा 0.123, और भी नंबर्स थे, मैंने ये इतना ही लिया हुआ है, ये आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना था इसमें आगे, ये अल्फ़ा आ गया, अब के अल्फ़ा फाइंड करना था इससे। तो के अल्फ़ा इक्वल्स टू, फार्मूला हम लगाएंगे C इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। भाई बहुत ही कैलकुलेशन थे इसमें। कॉन्सेंट्रेशन ये जो मोलैरिटी दी हुई है, तो इट इज़ 0.001028 इंटू, ये अल्फ़ा आपने फाइंड किया हुआ है 0.123, और भी थे नंबर इसमें, मैंने इतने ही लिए हुए हैं, अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा की अगेन वैल्यू 0.123, है ना। और इसको सॉल्व करने के बाद के अल्फ़ा में फाइनल आंसर बता रही हूँ आपको, के अल्फ़ा आपको मिलेगा 0.0177, अप्रॉक्स 7675 हो सकता है, तो 0.0175 और या 7, और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो 1.77 इंटू 10 टू द पावर -5,
ये आंसर, ये भी आंसर करेक्ट है, ये आंसर। ठीक है, तो यदि आप ये आंसर निकाल के आए हो मतलब आप सच्चे वॉरियर हो हमारे केमिस्ट्री के। ओके बेटा, आई होप ये सारे जो आंसर्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो देख पाएँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। नो डाउट आपका जो स्टेट बोर्ड का इस साल का केमिस्ट्री पेपर बना वो एनसीईआरटी बेस्ड बना, बहुत बेसिक, बट न्यूमेरिकल जो दिया गया, एक ही न्यूमेरिकल दिया गया, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन वाला दिया गया। ओके,